नमस्कार, डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प थे ए 25 अप्रैल, बी 26 अप्रैल, सी 27 अप्रैल या फिर डी 28 अप्रैल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना और इस संबंध में जागरूकता फैलाना है। इस बार की थीम है महिला और आईपी, नवाचार और रचनात्मकता में तेजी लाना। इसका आयोजन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसमें साहित्यिक रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीजें शामिल होती हैं। आइए अब जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिहाज से 1967 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना था। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 26 अप्रैल, 22 दिसंबर या फिर 5 जनवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 22 दिसंबर। 26 अप्रैल को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पुण्यतिथि थी। गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजन कम उम्र में ही त्रिकोणमिति के महारथी बन गए। इस आधुनिक काल के महान गणितज्ञ का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने स्वयं से बिना किसी सहायता के कई प्रमेय को विकसित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया को गणित के कई सिद्धांत दिए। अगला प्रश्न, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री अपतृण, फाइकोप्लैंक्टन, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। इसका सही उत्तर है विकल्प बी फाइकोप्लैंक्टन। आइए जानते हैं फाइकोप्लैंक्टन के बारे में। यह समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फाइकोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं, यानी बहुत कम समय में ही ये अत्यधिक जनन करते हैं। हालांकि उतनी ही संख्या में जूप्लैंक्टन एवं अन्य समुद्री जीवों द्वारा उनका भक्षण हो जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं शैवाल तथा डाइटम। ये सागरीय जल के ऊपरी भाग पर तैरने वाले हरे पादप हैं। इनका अधिक विकास ठंडे सागरीय क्षेत्रों में होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग का कारक वायरस यानी विषाणु नहीं है? ए टीनिएसिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा या फिर खसरा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए टीनिएसिस। आइए अब सभी को विश्लेषण में समझ लेते हैं। पहले डेंगू, यह वायरस से होने वाला रोग है जिसकी वाहक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होती है। इसमें रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। दूसरा, इन्फ्लुएंजा, यह मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला रोग है। इससे सर्वाधिक प्रभावित अंग श्वास नली है। खसरा, यह मोरबेली वायरस से होने वाला रोग है। इसके बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। और अब टीनिएसिस के बारे में। टीनिया सोलियम परजीवी से होने वाला रोग है। यह संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से होता है। अगला प्रश्न, स्वागत पहल कब लॉन्च की गई? 2000 में, 2003 में, 2007 में या फिर 2010 में? इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2003 में। 27 अप्रैल को स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका पूरा नाम स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेज बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत 2003 गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह देश में अपनी तरह का पहला तकनीक आधारित शिकायत निवारण कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण सुनिश्चित करके जीवन यापन को आसान बनाना है। यह पहल आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचने में मदद करती हैं। स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के 4 घटक हैं: राज्य स्वागत, जिला स्वागत, तालुका स्वागत एवं ग्राम स्वागत। अब तक दर्ज की गई 99% से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम को सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही व अनुक्रियाशीलता को बेहतर बनाने हेतु 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला गांव किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल या फिर डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के माड़ा गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का पहला गांव लिखा एक साइन बोर्ड लगाया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड का माड़ा गांव, जिसे पहले अंतिम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई थी, अब इसे पहले भारतीय गांव के रूप में जाना जाएगा। आपको बता दें कि यह गांव चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर है और यह बद्रीनाथ के पास स्थित है। अगला प्रश्न, अभ्यास अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस या फिर रूस। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम जल्द ही द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण शुरू करेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत संचालन करते हुए अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करने और मित्रवत विदेशी देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। यह अभ्यास एक संयुक्त सैन्य ड्रिल है जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित कंपनी स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मध्य प्रदेश। हाल ही में 2 चीतों की मौत के कारण भारत की महत्वाकांक्षी चीता स्थानांतरण परियोजना को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी चीतों के लिए दूसरे निवास स्थान के रूप में चंबल नदी घाटी में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य तैयार करने की संभावना तलाश रहे हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषज्ञता विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके हैं। वनस्पतियों में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या फिर डी वामन राव बनाम भारत संघ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हाल ही में केशवानंद भारती वाद के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के ऐतिहासिक निर्णय में हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद में दिए गए अपने निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद के पास किसी भी मूल अधिकार को कम करने या आहरित करने का अधिकार है। इसने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति ऐसे संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप करने या इसे बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। इसका मतलब यह है कि संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती या आहरित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। हालांकि न्यायालय ने मूल ढांचे पद को परिभाषित नहीं किया और केवल कुछ सिद्धांतों जैसे संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र आदि को इसके अंग के रूप में सूचीबद्ध किया। अगला प्रश्न, कंगारू चूहे का अपने पूरे जीवन काल में जल पिए बिना भी जीवित रहना एवं जल को संरक्षित रखने के लिए अपने मूत्र को ठोस रूप से उत्सर्जित करने की क्रिया कहलाती है? ए अनुहरण, बी जलाभाव के प्रति अनुकूलन, सी शीत निष्क्रियता या फिर डी ग्रीष्म निष्क्रियता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी जलाभाव के प्रति अनुकूलन। कंगारू चूहे का अपने पूरे जीवन काल में जल पिए बिना भी जीवित रहना एवं जल को संरक्षित रखने के लिए अपने मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया जलाभाव के प्रति अनुकूलन कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों में 2 प्रमुख प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं। जलवाष्प को जितना संभव हो सके
उतना कम करना, मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता, अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। वायु प्रदूषक एरोसोल किस माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को कहा जाता है? ए 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, बी 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, सी 3 माइक्रोन से 7 माइक्रोन या फिर डी 5 माइक्रोन से 11 माइक्रोन। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।